देखिए अपन समतल में गति वाले जो टॉपिक था उसके अंतर्गत अपन ने स्थिति और विस्थापन सदिश जान लिया था, यानी द्विविमीय गति के लिए। द्विविमीय गति के लिए वेग जान लिया, अपन ने त्वरण जान लिया। अब अपन इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किसी समतल में एक समान त्वरित गति। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है किसी समतल में एक समान त्वरित गति, या इसे अपन दूसरे शब्दों में यो भी कह सकते हैं भाई अपन पढ़ रहे हैं किसी समतल में एक समान त्वरित गति, या इसे कह सकते हैं द्विविमीय गति के समीकरण। इस नाम से भी इसे अपन पढ़ सकते हैं, द्विविमीय गति के समीकरण। जैसे एक विमीय गति के समीकरण अपन पढ़ चुके थे, ठीक उसी प्रकार से अब अपन पढ़ने जा रहे हैं द्विविमीय गति के समीकरण। तो देखिए, अगर मैं ये मान के चलूं कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से एक्स वाई तल के अंदर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो उसका अपन एक बार तो x अक्ष के लिए और एक बार क्या है y अक्ष के लिए समीकरण बनाएंगे। समीकरण वही है जो एक विमीय गति के समीकरण थी, याद कीजिए v इज टू यू प्लस ए टी, यानी वेग समय संबंध, s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विस्थापन समय संबंध। नंबर थर्ड, v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as, विस्थापन वेग संबंध, यानी विस्थापन और वेग में संबंध तीसरी समीकरण थी। इन्हीं तीनों समीकरणों को अपन एक बार तो x अक्ष के लिए लेंगे, एक बार y अक्ष के लिए लेंगे, फिर उसका अपन क्या करेंगे, संयोजन कर देंगे। तो देखिए इसमें पहले एक लाइन अपन लिख दें, मान लिया कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण a से एक्स वाई तल, और इस एक्स वाई तल का मतलब कैसा हो गया, द्विविमीय तल। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण ऐसे एक्स वाई तल यानी कि द्विविमीय तल में गति करती है, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण ऐसे एक्स वाई तल में गति करती है तो केवल एक्स अक्ष पर गति के समीकरण निम्न होंगे। तो केवल एक्स अक्ष पर और गति के समीकरण निम्न होंगे। देखो पहले एक्स अक्ष पर लेंगे, फिर अब अपन ले लेंगे वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर गति के समीकरण क्या होंगे, देखो नंबर फर्स्ट, पहली समीकरण अपन लेते हैं वेग समय संबंध की समीकरण, या उसे कह सकते हैं वेग समय समीकरण। तो देखो वेग समय समीकरण एक्स अक्ष के लिए ले रहा हूं मैं इस समय, एक्स अक्ष पर, तो ये कैसे लिखी जाएगी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, वैक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वी वैक्टर इज इक्वल टू यू एक्स वैक्टर प्लस ए एक्स वैक्टर टी। ये पहली समीकरण हो गई, जिसको कि आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहते थे, वो एक विमीय गति के लिए थी। यहां ये समीकरण है द्विविमीय गति के लिए, यानी और उसमें भी कौन सी अक्ष ले रहे हैं अपन, एक्स अक्ष के लिए। फिर देखिएगा नंबर सेकेंड, अगर मैं इसमें बात करता हूं वेग समय समीकरण के बाद विस्थापन समय संबंध, विस्थापन समय समीकरण।
देखिए विस्थापन x अक्ष के अनुसार मैंने क्या ले लिया है भाई, x है। तो देखिए x वेक्टर इज इक्वल टू, वो समीकरण क्या थी याद कीजिए, वहां s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां u का मतलब यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ये समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी बेस के अंदर मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। फिर नंबर थर्ड, तीसरी जो समीकरण लूंगा वो समीकरण बन जाएगी वेग विस्थापन समीकरण। देखो वेग विस्थापन समीकरण, वो समीकरण क्या है देखो, याद कीजिए वो थर्ड समीकरण क्या थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस की जगह यहां एक्स आ रहा है, तो देखो मैं इसे लिख सकता हूं वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यानी कि 2as, एस का मतलब एक्स से ले रहे हैं अपन यहां पर, ये लो भाई। यहां अपने पास ये नंबर थर्ड इक्वेशन अपने पास आ गई, ये तीन समीकरणें अपन ने लिख ली हैं। इसका मतलब अगर अब यदि वस्तु की गति को अगर y अक्ष में ले, x गति करती है तो केवल x अक्ष पर गति के समीकरण निम्न होंगे। अब यदि वस्तु की गति y अक्ष पर वर्णित करें तो उसी गति की समीकरणें निम्न बन जाएंगी। अब देखो इसके आगे की भाई स्टेप्स को भाई मैं यहां ले रहा हूं, इसके आगे के स्टेप्स को मैं यहां ले रहा हूं। अब यदि वस्तु की गति को y अक्ष पर वर्णित करें तो, अब यदि वस्तु की गति को कहां वर्णित करें अपन, y अक्ष पर वर्णित करें, तो देखिए वही उसी प्रकार से नंबर फर्स्ट, पहली समीकरण वेग समय समीकरण क्या बनेगी। अब समीकरण बन जाएगी वी वाई वेक्टर इज इक्वल टू यू वाई वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर टी। नंबर सेकेंड, विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण, अगर विस्थापन समय समीकरण की अगर अपन बात करें तो यहां अपने पास अब विस्थापन लिखा जाएगा y वेक्टर, क्योंकि वहां x में था, यहां y में हो जाएगा, और यहां हो जाएगा ये u y वेक्टर t प्लस हाफ ए वाई वेक्टर t का स्क्वायर। नंबर थर्ड, वेग विस्थापन समीकरण। तो वेग विस्थापन समीकरण हो जाएगी वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay। तो यहां एक चीज गौर कीजिए आप कि यहां पहली और दूसरी जो समीकरणें हैं वो तो सदिश रूप में आ रही है, लेकिन तीसरी समीकरण क्या आ रही है, अदिश रूप में आ रही है। यानी कि जब अपन द्विविमीय गति में, या यूं कह सकते हैं किसी तल में जब गति के समीकरण लिखते हैं तो उनमें से प्रथम और द्वितीय समीकरण जो हैं वो तो सदिश रूप में आ रही हैं, लेकिन जो तृतीय समीकरण है वो अपने पास किस रूप में आ रही हैं, अदिश रूप के अंदर आ रही है। ये अपने पास गति के समीकरण बन गए हैं। तो देखो यहां अपने पास x अक्ष पर और यह अपने पास किस पे आ गया है, y अक्ष पर। तो ध्यान रहे y अक्ष पर इधर ले दिया है और x अक्ष पर मैंने इधर ले दिया, ये समीकरण है, उसी समीकरण को मैंने लिख दिया है। अब अगर मैं कह सकता हूं अतः xy तल में वस्तु की गति के समीकरण किस प्रकार के हो सकते हैं, इनको अपन सम्मिलित कर सकते हैं। तो देखो इसके लाइन एक साथ ले सकता हूं, दोनों के साथ। अतः मैं यूं कह सकता हूं अतः xy तल में xy तल में, इसे वापस लिखते हैं, इसे ऊपर ही लिख देते हैं, इसे अपन ऊपर ही लिख देते हैं।
तो देखो x और y की समीकरण अपन को याद रहनी चाहिए, उसी को अब अपन क्या लिख रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को सम्मिलित रूप से अपन लिखेंगे एक्स वाई तल के अंदर कि वो किस प्रकार से लिखा करती है। देखो देखिए भाई, अतः अतः एक्स वाई तल में वस्तु की गति के समीकरण, वस्तु की गति के समीकरण निम्नानुसार होंगे। देखिए भाई, एक्स वाई तल के अंदर वस्तु की गति के समीकरण देखें तो किस प्रकार होंगे, उनको आप समझिएगा। नंबर फर्स्ट, पहला अपन ले रहे हैं वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण, अगर पहली समीकरण वेग समय समीकरण की बात करूं तो देखिएगा भाई, अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। अगर x और y दो परस्पर लंबवत हों, दो परस्पर लंबवत अक्ष हों, तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर अपन ने वेग के रूप में अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। अब देखिए, अगर ऐसा है, अब आप इनकी क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। देखो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पहले मैं vx की बात करूं, यहां मैंने vx की समीकरण लिखी थी, यहां मैंने vy की समीकरण लिखी थी। अब उन दोनों समीकरणों को अगर मैं लिखता हूं तो याद कीजिए, vx वेक्टर इज इक्वल टू था ux वेक्टर प्लस ax वेक्टर इंटू ये t था, फिर प्लस vy में क्या था, uy वेक्टर प्लस ay वेक्टर t। भाई इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, vx की और vy की, जो अपन समीकरण में पहले ही लिख चुके हैं। तो देखो, इनको अगर आप लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर प्लस uy वेक्टर, और देखो आ गया प्लस, साथ के साथ आप इसे a को भी ले लें, ax वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और ये है अपने पास t। ये लो, इस तरह से समीकरण अपने पास बन गई है, और इसको आप लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू, इसको पूरे को मैं u वेक्टर कह दूं और इसको a वेक्टर कह दूं, ये t। ये लो, ये अपने पास वेग समय समीकरण जो कि किसी तल के लिए इस प्रकार से लिखी जा सकती है। फिर अपन बात करते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड है विस्थापन सेकंड समीकरण है विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण, इसकी अगर अपन बात करें तो देखिएगा भाई, विस्थापन को मैंने अगर द्विविमीय गति के अंदर, यानी कि किसी समतल में होने वाली गति के लिए विस्थापन को मैं स्मॉल आर वेक्टर अगर मान लेता हूं, तो आपको पता है स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अब इनके मुझे वैल्यूज पुट कर देने हैं, जो कि मैं लिख चुका हूं पहले। याद कीजिए, x वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने इक्वेशन में क्या लिखा था, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो यहां बन जाएगा ये uxt, u के ऊपर तो वेक्टर का साइन था भाई, u के ऊपर तो क्या था, वेक्टर का साइन था। तो देखो ux वेक्टर t प्लस
हाफ ए एक्स वेक्टर टी का स्क्वायर, फिर प्लस यू वाई वेक्टर टी प्लस हाफ ए वाई वेक्टर टी का स्क्वायर। अब इसी को मैं थोड़ा अरेंज और करता हूं, तो देखिए भाई ये हो जाएगा यू एक्स वेक्टर प्लस यू वाई वेक्टर इंटू टी आ गया। फिर देखो प्लस इधर देखो हाफ तो कॉमन है ही है, इसमें कन्फर्म है। फिर देखें आप ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और यहां टी का स्क्वायर, ये लिख दीजिए। यह इस तरह से, जैसे ये समीकरण अपने पास यहां बन गई थी, देखो गौर कीजिएगा, ये बन गई थी। इसी तरह से यहां पर भी ये समीकरण मेरे पास इस तरह से बन रही है। ये लो, यानी कि अगर मैं इसे कंपेयर करके लिखना चाहूं तो देखो मेरे पास ये हो गई है स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू, स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, ये तो पूरा यू हो गया, यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी का स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई। तो यहां अपन ने किसी समतल में एक समान त्वरित गति यानी कि द्विविमीय गति है उसकी अपन ने समीकरण लिख ली है। पहली वेग समय समीकरण थी, दूसरी विस्थापन समय समीकरण थी, दोनों समीकरण अपन लिख ली है। अब अपन आते हैं तीसरी समीकरण के ऊपर, जो नंबर 3 समीकरण है वो क्या है। देखो तरीका आप समझ ही गए। अगर पहले के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। नहीं तो आपको यही अगर याद नहीं है कि प्रथम द्वितीय तृतीय समीकरणें कौन सी हैं तो इन समीकरणों को निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए भैया, अब अपन लेते हैं इसके अंदर नंबर 3। नंबर 3 जो अपने पास इसमें इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है और वो क्या कहती है उसको देखिएगा। वेग विस्थापन समीकरण कहलाती है वो नंबर 3, वेग विस्थापन समीकरण बोलते हैं अपन उसे। वो समीकरण क्या है, अब देखो भाई, वेग विस्थापन समीकरण को अपन जो प्रथम जो समीकरण थी वेग समय संबंध या वेग समय जो समीकरण थी उस समीकरण की सहायता से अपन उसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अदिश रूप में आएगी तो कन्फर्म है, अपन को पता है क्योंकि पहले अपन चेक कर चुके, फिर भी अपन इस बात को प्रूफ कर लेंगे वापस से पुनः। देखिए किस तरह से, तो मैं कह सकता हूं वेग समय समीकरण, देखो वेग समय समीकरण क्या है। वेग समय समीकरण v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t से, ये वेग समय समीकरण है, यानी कि पहली समीकरण है गति की, v इज इक्वल टू u प्लस a t। इस समीकरण के अगर मैं दोनों पक्षों का क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। देखो v वेक्टर है मेरे पास, इसका मैंने वर्क किया है भाई, इसका मैंने वर्क कर दिया है। इसी तरह से u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, इसका भी मैंने क्या कर दिया है, वर्क कर दिया है। दोनों साइड का अगर मैंने इसका वर्क कर दिया है तो ध्यान रखना t के ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा, क्योंकि समय कैसी राशि है, अदिश राशि है। अपन बहुत अच्छे से इसी चैप्टर में जान चुके हैं। समय विद्युत धारा जिनमें दिशा तो अवश्य होती है लेकिन ये सदिश के नियमों की पालना नहीं करती हैं, अतः इन्हें सदिश राशि नहीं माना गया है। अब देखिएगा यहां तक ये आ गया है। अब देखिए मैं इसे कैसा लिख सकता हूं,
v वेक्टर का मैंने यहां स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं v वेक्टर डॉट v वेक्टर। इसी तरह से अब मुझे इसको लिखना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो प्रथम संख्या का वर्ग यानी कि u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 इंटू प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या। ऐसे लिखते हैं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो उसी स्टेप से तो अपन इसे खोल रहे हैं, तो a वेक्टर t प्लस जो अंतिम संख्या है उसका स्क्वायर कर लीजिए यानी कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये लो। और इसके साथ कौन है, वही t का स्क्वायर होगा, क्योंकि t है तो t का स्क्वायर, ये लो। अब इसी समीकरण को मैं फिर अरेंज करने में लग रहा हूं, देखो v वेक्टर v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2u वेक्टर डॉट a वेक्टर t प्लस, इसे मैं 2 से गुणा और 2 से भाग करके ऐसे लिख सकता हूं 2 अपॉन में 2 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो वही है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से स्टेप्स मेरे लिए आसान हो जाएंगे। देखो कैसे, a वेक्टर डॉट a वेक्टर t स्क्वायर, देखो v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू, यहां ये u वेक्टर डॉट u वेक्टर है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अब आप गौर कीजिए इस वाली स्टेप में, इस वाली स्टेप के अंदर 2a को कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल a इसमें भी है a इसमें भी है, यानी कि 2a वेक्टर को आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ऐसा इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, यानी सेम स्टेप बन जाए। तो अगर देखो 2a अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये रह जाता है u वेक्टर t प्लस 2 कॉमन आ गया तो मेरे पास ये क्या रह गया है, हाफ, और एक a वेक्टर रह गया है और ये आ गया है t। और आप जानते हैं कि अपन ने विस्थापन समय संबंध से u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t ये क्या लिया था, स्मॉल r वेक्टर लिया था। देखो चूंकि विस्थापन समय समीकरण से u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t इज इक्वल टू r वेक्टर होता है। देखिए इससे आगे की स्टेप्स भाई मैं इधर ले रहा हूं, इसलिए v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर, u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर, और ये पूरा स्टेप u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल r वेक्टर कह सकता हूं। तो ये लीजिए स्मॉल r वेक्टर। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन भी इस फॉर्मेट के अंदर लिखा आ गई है, या मैं इसे ऐसे कह दूं v वेक्टर डॉट v वेक्टर का मतलब क्या है, v का स्क्वायर, यानी मैं इसे कह सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये लो, इस तरह से मेरे पास गति की जो तीनों समीकरणें थी ये आ गई है। और ये कैसी है, अदिश के रूप में है, देख लो आप, यह एक अदिश राशि, ये यूं कह सकते हैं ये एक अदिश समीकरण है, यूं कह सकते हैं यह एक अदिश समीकरण है। भाई डॉट आ रहा है इसमें साफ दिख रहा है, और डॉट जहां है मतलब अदिश गुणनफल है, जो अपन अभी खैर पढ़ा नहीं है। इसके आगे वाला जो चैप्टर है, छठा चैप्टर, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो देखिए यह एक कैसी अदिश समीकरण आ गई है, जबकि बाकी दोनों समीकरणें क्या थी, सदिश थी। अब इससे अपने पास एक निष्कर्ष ये आता है, तो देखो क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि, क्या अपने पास स्पष्ट हो रहा है वो देखेगा। अतः स्पष्ट है कि, क्या चीज स्पष्ट है, कि समत्वरित द्विविमीय गति के, अतः स्पष्ट है कि समत्वरित द्विविमीय
गति के समत्वरित द्विविमीय गति के प्रथम एवं द्वितीय गति के प्रथम एवं समत्वरित द्विविमीय गति के प्रथम एवं द्वितीय समीकरण सदिश रूप में होते हैं। प्रथम एवं द्वितीय समीकरण, प्रथम एवं द्वितीय समीकरण सदिश रूप में होते हैं, जबकि तृतीय जो समीकरण है वो क्या होती है, अदिश रूप में होती है, जबकि गति का तीसरा समीकरण अदिश रूप में होता है। जबकि गति का तीसरा समीकरण अदिश रूप में होता है, जबकि गति का तीसरा समीकरण कैसा होता है, अदिश रूप में होता है। यहां अपन ने समतल में एक समान त्वरित गति या द्विविमीय गति के समीकरण है, उन तीनों की अपन ने यहां विवेचना कर ली है। अब इसके बाद अपने पास दिया हुआ है द्विविमीय गति में आपेक्षिक वेग। तो देखो आपेक्षिक वेग अपन इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इससे पहले के चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर था वहां आपेक्षिक वेग को अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी सोल्व कर चुके हैं उस पर आधारित। यहां पर भी अपन इसके दिए हुए क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। आपेक्षिक वेग निकालने का मैंने एक ही तरीका बताया था, का माइनस सापेक्ष। जैसे ए का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग यानी वी ए माइनस वी बी, बी का ए के सापेक्ष वेग, यानी जैसी भाषा कहे वैसा अपन लिख देना है। वो मैंने तरीका बताया था, जिसको मैं एक बार और यहां लिख देता हूं शॉर्ट के अंदर बिल्कुल ही। फिर उसके बाद फिर अपन इन पर आधारित जो अपनी बुक में जो सोल्व एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चंस, उन तीनों ही एग्जाम्पल को अपन सोल्व करेंगे। देखो अपने पास 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसके अंदर से 4.1, 4.2 और 4.3 ये तो अपन सदिश में हल कर चुके हैं। 4.4, 4.5 और 4.6 इन 3 एग्जाम्पल को हल करने अपन अब जा रहे हैं, इनको अपन अब सोल्व करेंगे। फिर इन 3 एग्जाम्पल के बाद अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचेगा इस चैप्टर का, वो है प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए अपन अब जो हिंट डाल रहे हैं वो है द्विविमीय गति में आपेक्षिक वेग। द्विविमीय गति में आपेक्षिक वेग। देखो आपेक्षिक वेग किसी भी गति में आप निकालें, आपेक्षिक वेग यानी कि वी आर, आर का मतलब है रिलेटिव, वी का मतलब है वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वी आर इज इक्वल टू का माइनस सापेक्ष। बस ये आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले से अपन सब कुछ सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो कैसे निकाल लेंगे वो चीज देखिएगा। जैसे कहा जाए ए का बी के सापेक्ष वेग, यानी कि ए का बी के सापेक्ष कैसे लिखेंगे, वी ए बी, ए का यानी वी ए माइनस बी बी, वी बी, ए का बी के सापेक्ष, का माइनस सापेक्ष, ए का बी के सापेक्ष। और अगर कह दिया जाए बी का ए के सापेक्ष वेग, तो अब आप कैसे लिखोगे, वी बी ए, बी का यानी कि वी बी, क्योंकि का आ रहा है ना पहले, फिर माइनस सापेक्ष किसका है, ए का, इस तरह से। तो वी बी माइनस वी ए, ये एक सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है सापेक्ष वेग का। जैसे हवा का आदमी के सापेक्ष वेग, या यूं कह सकते हैं वर्षा का आदमी के सापेक्ष वेग, साइकिल के सापेक्ष वेग, जो भी कोई दे दिया जाए, कार का हवा के सापेक्ष वेग, या
हवा का आकार के सापेक्ष वेग, जो भी पूछा जाए अपन इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। यहां अपन ने लिख दिया है। अब अपन इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उनको अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या वो क्वेश्चंस कह रहे हैं। अब जरा उन पे अपन गौर करेंगे। देखो, पहले अपन अपनी बुक का ही एक एग्जाम्पल है जो सापेक्ष वेग का, पहले अपन उसे देख लें और वो एग्जाम्पल नंबर है 4.6। देखो, एग्जाम्पल नंबर है 4.6। इसे अपन अब सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 4.6 है वो क्या कह रहा है। देखो, एग्जाम्पल नंबर 4.6 जैसा एक क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं पहले, जिसमें भी 19 डिग्री आया था। ऐसा एक एग्जाम्पल भी था जो सदिश में अपन ने हल किया था। इसके अलावा अनसोल्ड क्वेश्चन में भी किया हुआ है, लेकिन अपनी बुक का क्वेश्चन है तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, देखो 35 मीटर सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। पैंतीस मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। अब गौर कीजिएगा, चाल कहा है लेकिन 35 मीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अर्थात उसमें दिशा शामिल कर दी है, यानी कि ये क्या है, वेग है। तो क्या कहा, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। कोई व्यक्ति इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वर्षा 35 मीटर की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर हो रही है। कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में, कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट, कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में, कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल से जा रहा है। दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल से जा रहा है। ध्यान रहे, कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल से जा रहा है, ये उसने कह दिया है। वर्षा से बचने हेतु, वर्षा से बचने हेतु यानी वर्षा से बचने के लिए, वर्षा से बचने हेतु उसे छाता किस दिशा में रखना चाहिए। वर्षा से बचने हेतु उसे छाता किस दिशा में रखना चाहिए, ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है। अब देखिए भाई, वर्षा से बचने हेतु उसे छाता किस दिशा में रखना चाहिए। सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, इस तरह का एक पहले भी अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। देखिए, पृथ्वी के सापेक्ष वर्षा का वेग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पृथ्वी के सापेक्ष वर्षा का वेग, ये मुझे दिया हुआ है VR वेक्टर इज इक्वल टू, क्या दिया है भाई, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड ये वेग दिया हुआ है। फिर अगर मैं कह दूं, और ये इसकी दिशा क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दी हुई है, 35 मीटर पर सेकेंड है और इसकी डायरेक्शन है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर।
फिर देखिए पृथ्वी के सापेक्ष वर्षा का वेग अपन को दे दिया है। फिर इन्होंने कहा है साइकिल का वेग, किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी के सापेक्ष साइकिल का वेग मैंने मान लिया वी बी, बी का मतलब बाइसिकल यानी कि साइकिल का वेग, ये दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकंड पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर, ये लो भाई। अब ये पूछ रहे हैं छाते को किस दिशा में रखना है। देखो भाई आप डायरेक्शन बना लें सबसे पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यह है वेस्ट। अगर डायरेक्शन अपन बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वर्षा इस डायरेक्शन में हो रही है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और साइकिल सवार इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी वी बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अर्थात यो कह सकते हैं इनका अंतर हो जाएगा। देखो ये है, ये इस डायरेक्शन में है, वर्षा यो है। अगर मैं यो लेता हूं तो निश्चित रूप से यो जो इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, देखो ये ऐसे, ये सदिश ऐसे और ये सदिश ऐसे, और ये इसका क्या बनेगा फिर यहां पर? परिणामी सदिश। यहां ये जो हो गया है इस डायरेक्शन, देखो इसकी तो वेलोसिटी इधर है पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन यहां मैंने ये डायरेक्शन ले ली, इसका मतलब ये कैसा हो गया? माइनस बी वेक्टर हो जाएगा भाई। और ये एंगल क्या है? थीटा है मेरे पास। बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं इसका परिमाण भी निकाल सकता हूं, लेकिन इसने पूछा केवल क्या है? किस दिशा में रखना चाहिए छाते को, केवल एंगल पूछ रहा है, तो इस एंगल थीटा का मान निकाल लो भाई। ये तो और भी सिंपल कर दिया क्वेश्चन को। अगर मैं कहता हूं कि ऊर्ध्वाधर दिशा से कैसा कोण बन रहा है? थीटा कोण बनाता है, तो देखो ऊर्ध्वाधर दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो अपन क्या लिखेंगे इक्वेशन को? देखो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब ये वाली भुजा, यानी इसे वी बी लिखेंगे अपन भाई, वी बी है। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया है इसका? वी बी, और आधार क्या हो जाएगा इसका? ये वाली साइड, यानी कि वी आर। अब ये दोनों की वैल्यूज तो अपन को दी हुई है, ये लो, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू वी बी की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 12, और ये दी हुई है 35। तो 12 अपॉन में 35, 0.343, 0.343। ये वैल्यू मेरे पास पहले भी आ चुकी है इसी चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल और है इसी तरह की संख्याओं का, यानी कि मेरे पास ये हो चुका है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.343। यहां इतना लिख देंगे, अपना आंसर सही है। लेकिन अगर tan की टेबल को देखते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 19 डिग्री आएगी, यानी कि उस व्यक्ति को अपना छाता ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए किधर रखना पड़ेगा भाई? पश्चिम की ओर। डायरेक्शन ये आ रही है ना, पश्चिम की ओर रखना चाहिए। अतः व्यक्ति को वर्षा से बचने हेतु छाता अतः व्यक्ति को वर्षा से बचने हेतु छाता ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पश्चिम की ओर रखना चाहिए। बनाते हुए पश्चिम की ओर रखना चाहिए।
ये लो, ये अपना एक सिंपल सा सरल सा एक क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया है। ये आप समझ गए, पश्चिमी डायरेक्शन ये आ रही है इसकी, ये अपने पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेग और त्वरण पर आधारित, उस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करते हैं और वो है अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.4। ध्यान रखना 4.6 अपन ने कर लिया है, 4.4 अपन कर रहे हैं, इसके बाद फिर अपन 4.5 को सोल्व करेंगे। वो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 4.5 जो एग्जाम्पल है,